एंडोडोंटिस्ट कौन होते हैं? जो डेंटिस्ट दांत के अंदर काम करता है उसको एंडोडोंटिस्ट कहते हैं, सिंपल भाषा में। क्यों डेंटल हेल्थ अर्ली स्टेजेस में इतना इम्पोर्टेंट है? आप अगर अपनी पूरी बॉडी को एनालाइज करोगे तो जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का वो टूथ है। सो दैट मीन्स दीज टीथ आर सपोज्ड टू बी मेंट इन अ लाइफ टिल वी ब्रीथ आवर लास्ट। अगर बच्चे की च्यूइंग कैपेसिटी है, अच्छी कैपेसिटी है, तो बच्चा च्यू करके खा सकता है, दैट इज बेनिफिशियल, राइट। और उससे आपकी जंक फूड की क्रेविंग दूर रहती है। आप अपनी रेगुलर ओपीडी में जनरल क्या कंडीशंस देखते हैं जो बच्चों में ओरल और डेंटल हाइजीन को लेकर? हम ये देखते हैं कि बच्चे के माउथ में कितने टीथ इरप्ट हुए हैं, क्या पेरेंट ने टूथ ब्रशिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस की है या नहीं की है। हमारी सोसाइटी में ये फैला हुआ है कि बच्चे टीथ ग्राइंडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें किसी चीज़ की कमी होती है। जंक फूड और रेडिली फर्मेंटेबल फूड तो जैसे ना आपको बिल्कुल आपने बटन दबाया और ऑर्डर, तो ये जो हमारा डाइटरी पैटर्न बदल गया है ना, वो बहुत बड़ा रीजन है। मैम, हम सब कुछ करा सकते हैं लेकिन ये ब्रश को देखते ही रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स इट और उनको सेंसरी इंटीग्रेशन इश्यूज हैं। क्या आइसोलेटेड ओरल सेंसिटिविटी है, सब कुछ ठीक है लेकिन ब्रश नहीं। तो एक चीज है कि प्रॉब्लम माउथ में है, सेकंड चीज है क्या मेरी ब्रशिंग टेक्निक में प्रॉब्लम है, थर्ड क्या मेरे ब्रश में प्रॉब्लम है, क्या मैं वो जो बिहेवियर बच्चे ने अडॉप्ट किया है क्या वो ट्रिगर हो जाती है द मोमेंट आई से ब्रश। Hello and welcome to another exciting episode of Through the Abled Eye। ऐसा पॉडकास्ट जो स्पेशल नीड बच्चों की फैमिलीज़ को एजुकेट और एम्पावर करने के लिए शुरू किया गया। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इनफैक्ट हम इंडियन पेरेंट्स हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं एक्सेप्ट डेंटल केयर। आज भी हम थोड़ी सी लापरवाही अपने बच्चों की डेंटल केयर में कर देते हैं, इसीलिए इस पॉडकास्ट में हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाए हैं जिसमें आप ये समझेंगे कि क्यों अर्ली स्टेजेस में डेंटल हेल्थ करना इम्पॉर्टेंट है और समय पर करने से उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या राइट टेक्निक्स हैं कि हम किस तरह से डेली ब्रशिंग या डेली ओरल हाइजीन बच्चों में मेंटेन करें ताकि उनको फ्यूचर में डेंटल इश्यूज़ ना हो। तो आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर निधि गुप्ता ना तो केवल एक एंडोडोंटिस्ट है बल्कि एक स्पेशल नीड बच्चे की मदर भी हैं। आशी, जिसको डाउन सिंड्रोम है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से ना आशी का ध्यान नहीं रखा बल्कि थाउजेंड्स ऑफ केसेस को हैंडल कर रही हैं अपनी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन स्माइल स्पेशल के थ्रू। सो वेलकम डॉक्टर निधि गुप्ता। Thank you so much for coming and taking out time for our families. Thank you ma'am, thank you for inviting me. डॉक्टर निधि, मैं जब इस एपिसोड के लिए प्रिपेयर कर रही थी सबसे पहले मैंने जो आपका क्वालिफिकेशन टर्म है उसको समझने की कोशिश करी है क्योंकि अब तक हम जानते हैं कि डेंटिस्ट होते हैं, ऑर्थोडेंटिस्ट होते हैं, बट प्लीज़ हम सबको बताइए कि एंडोडोंटिस्ट कौन होते हैं। Okay, so endo means inside and dontings means tooth। अगर हम इसको सिंपल ब्रेक डाउन करें तो जो डेंटिस्ट दांत के अंदर काम करता है उसको एंडोडोंटिस्ट कहते हैं, सिंपल भाषा में। अच्छा। सो बेसिकली आई एम अ रूट कैनाल स्पेशलिस्ट। ओके। रूट कैनाल दांत के अंदर होती है और उनको जो ट्रीट करते हैं उनको एंडोडोंटिस्ट कहते हैं। ओके। आई हैव अनदर क्वालिफिकेशन, आई एम अ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट ऑल्सो। सो मेरा कर्तव्य है कि मैं दांत को हर कीमत पे बचाऊं, कंजर्व करूं, बिकॉज वी बिलीव दैट नेचुरल इज द बेस्ट। करेक्ट। सो माय qualification or you can say super qualification is conservative dentist and endodontist. Wow. Yes. Nice. And with time we do acquire additional qualification, like I'm a certified cosmetic dentist from New York University. Right. And I'm an implantologist also. I've done my course from University of Korea. Wow. So these are the additional qualification which we keep acquiring during the course of your practice, our tenure. Yes. So I'm looking forward to this wonderful conversation because आज हम मेरे पास बहुत सारे points हैं जो अक्सर हम families को guide करने में और बच्चों की dental health के लिए काम आएंगे। सबसे basic question डॉक्टर निधि की,
क्यों डेंटल हेल्थ अर्ली स्टेजेस में इतना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली स्पेशल नीड बच्चों के लिए? राइट। सो पहले तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि डेंटल हेल्थ केवल बच्चों के लिए नहीं, हम अडल्ट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रू। दांत भगवान ने जो दिए हैं, टीथ दिए हैं, वो एक्चुअली गिफ्ट है। राइट। आप अगर अपनी पूरी बॉडी को एनालाइज करोगे तो सो जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का वो टूथ है, एनामल है, इवन स्ट्रॉन्गर देन स्कल और बोन्स। राइट। सो दैट मीन्स दीज टीथ आर सपोज्ड टू बी मेंट इन आवर लाइफ टिल वी ब्रीथ आवर लास्ट। राइट। लास्ट तक हमारे साथ होने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस बहुत लोग ये दांत जल्दी लूज कर देते हैं, पायरिया की वजह से कर देते हैं या कैविटी की वजह से कर देते हैं। राइट। लेकिन अगर हम इसका केयर रखें फ्रॉम द अर्ली पीरियड, अगर हम बच्चों में अच्छी हैबिट कल्टिवेट करें फॉर ओरल हाइजीन, दैट हैबिट्स गोज फॉर लाइफ। राइट। अब बात होती है अर्ली डेंटल इंटरवेंशन की, जो आपने क्वेश्चन पूछा। हम सब बहुत स्ट्रेस करते हैं अर्ली इंटरवेंशन पे अपने स्पेशल नीड बच्चों के लिए, दैट अर्ली इंटरवेंशन इज मैजिकल। बट समटाइम्स डेंटल इंटरवेंशन जो है ना वो पीछे रह जाता है। एब्सोल्युटली। मेडिकल इश्यूज होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने में टाइम लग जाता है, स्पीच पे हम काम करते हैं, ओटी पे काम करते हैं, बट समहाउ दिस सेगमेंट इज ऑलवेज निग्लेक्टेड। राइट। पर जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो हम बात करते हैं अच्छे न्यूट्रिशन की, हम बात करते हैं एक हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ की जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। राइट। और न्यूट्रिशन का मतलब बच्चा खाना खाएगा, बच्चा अच्छा खाना खाएगा, सैलेड्स खाएगा, फ्रूट्स खाएगा। राइट। अगर बच्चे की च्यूइंग कैपेसिटी है, अच्छी कैपेसिटी है, तो बच्चा च्यू करके खा सकता है। राइट। उसको हम फाइब्रस डाइट कहते हैं। फाइब्रस डाइट जितना भी लोगे आप, दैट इज बेनिफिशियल। राइट। और उससे आपकी जंक फूड की क्रेविंग दूर रहती है। राइट। तो अगर हम बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन पे काम करते हैं तो हम बच्चे को एक नेचुरल मैकेनिज्म एनहेंस करते हैं च्यूइंग के लिए। राइट। राइट। जितने भी आर्टिकुलेटर्स हैं स्पीच के, दे आर इन द माउथ। यस, करेक्ट। अगर हमारा ओरल हाइजीन अच्छा रहेगा तो मैं उतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकती हूँ। और हम ये नहीं कह सकते कि मेरा छोटा बच्चा है उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा जब इंडिपेंडेंट होने की सोचता है, जब उसे हम कहते हैं टेरिबल टूज, हम क्यों कहते हैं? बिकॉज ही वांट टू गेन इंडिपेंडेंस। यस। देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। यस। तो उस टाइम भी अगर हम ओरल हाइजीन पे ध्यान रखेंगे और उसको उतना ही अच्छा एक माउथ जो डिजीज फ्री है वो देंगे, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ेगा। करेक्ट। तो केवल ना च्यूइंग, नॉट ओनली च्यूइंग, स्पीच, यस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आजकल जिस पे बहुत रिसर्च चल रही है वो है स्लीप एपनिया। ओह यस। सो अधिकतर देखा गया है, स्टडीज़ में माना गया है कि जो बच्चे स्पेशली स्पेशल नीड, जिनको डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है, जब हमारी मसल्स का बैलेंस, ओरोमोटर मसल्स का बैलेंस ठीक नहीं होता, या हमारी टंग तालू के पीछे वाले हिस्से पे टच नहीं करती, विच इज़ द नॉर्मल रेस्टिंग पोजिशन फॉर द टंग, इट कैन लीड टू नैरोइंग ऑफ द अपर जॉ। जो ऊपर वाला जॉ है वो नैरो हो जाता है। करेक्ट। जब वो नैरो होता है तो वो नेजल कैविटी को भी नैरो करता है। करेक्ट। राइट। स्पेस, ब्रीदिंग के लिए स्पेस कम हो जाती है। इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन जो हम इंटरवेंशन की बात करते हैं और एक डेंटिस्ट का रोल उसके अंदर क्या है, वो बहुत पैरामाउंट हो जाता है। करेक्ट। क्या बच्चे को टंग टाई तो नहीं है? हाँ। जितना जितना जल्दी वो डायग्नोज होगा, करेक्ट, उतने ही उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, स्पीच इवन स्पीच क्लैरिटी में। यस। यस। सो ये कुछ इश्यूज हैं जिनको आप अगर आप डेंटिस्ट के पास लेके जाते हैं तो बहुत अच्छे से इट कैन बी टेकन केयर ऑफ। और कैविटीज, गम डिजीज, दांतों का चबाना, दांतों को जो हम ब्रक्सिज्म कहते हैं या ग्राइंडिंग ऑफ टीथ कहते हैं, राइट, डेंटिस्ट के पास जाना केवल ट्रीटमेंट कराने के लिए नहीं, एक डेंटिस्ट और चाइल्ड का रैपो बिल्ड करने के लिए भी है। एब्सोल्युटली। सो अर्ली डेंटल इंटरवेंशन इज अ मस्ट। करेक्ट।
सो आपकी ओपीडी में जब हम बात करते हैं अर्ली इंटरवेंशन इज मस्ट, यूजुअली आप किस तरह, आई थिंक स्पेशली अभी भी हमारी कम्युनिटी में हम डेंटिस्ट के पास तभी जाते हैं जब बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है। सो जब आप अपनी रेगुलर ओपीडी में जनरल क्या कंडीशंस देखते हैं जो बच्चों में ओरल और डेंटल हाइजीन को लेके या डेंटल स्टेटस को लेके क्या यूजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं? ओके, सो डिपेंड करता है कि बच्चा किस एज ग्रुप का है। राइट। अगर बच्चा 6 महीने से 2 साल का हमारे पास आता है तो हम पहले उसका टंग टाई चेक करते हैं। ओके। हम ये देखते हैं कि बच्चे के माउथ में कितने टीथ इरप्ट हुए हैं, क्या पेरेंट ने टूथ ब्रशिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस की है या नहीं की है। राइट। उसके ऊपर रिइंफोर्स करते हैं एंड इवन द डाइटरी मॉडिफिकेशन, ओके। उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं बिकॉज जो आप खाओगे हाँ। दांत वैसे ही हो जाएंगे, जैसे जो हम खाते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं। राइट। तो इस पे हमारा बहुत फोकस रहता है। उसके बाद 3 to 5 years और 3 to 7 years, जनरली 2.5 to 3 years तक सारे दांत आ जाते हैं। हाँ। 20 दांत होते हैं, 5 दांत हर क्वाड्रेंट में। ओके। अगर कई बच्चों के दांत नहीं आए, जैसे डाउन सिंड्रोम में इरप्शन डिलेड होती है, राइट, तो एक 5 साल पे हम एक फुल माउथ एक्सरे एडवाइस करते हैं कि एक बार देख लें कि उसके टूथ बड बने भी हैं या नहीं बने हैं। और अगर कोई फोर्स है जो उसको इरप्शन से रोक रहा है, हाँ, तो वी ट्राई टू करेक्ट दैट। ओके। टीन्स में बच्चों की कैविटीज का इंसिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि खाने का Correct. उनका जो रुझान है, हाँ, वो हेल्दी डाइट जो कि अभी तक वो घर में थे या पेरेंट्स बहुत सुपरवाइज करते थे, टीन्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंड दे वांट ऑटोनॉमी। करेक्ट। तो एक डाइटरी पैटर्न चेंज होता है। उसके लिए हम ज़रूर पेरेंट्स को और बच्चे को काउंसिल करते हैं। राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, हम स्लीप एपनिया पे भी उसका डायग्नोज करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं। अच्छा। और कोई ट्रीटमेंट प्लान अगर हम उस टाइम दे सकते हैं अर्ली इंटरवेंशन में तो वो देते हैं। राइट। एक और जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट पेरेंट्स की आती है वो है ब्रक्सिज्म, दांतों को ग्राइंड करना। यस, दांतों को ग्राइंड करने के बहुत सारी रीज़न हैं। मैं इसको मोटे मोटे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी, ओरल एंड एक्स्ट्रा ओरल। ओके। सो ओरल होता है जो कि माउथ में प्रेजेंट है। कहीं बच्चे को कोई सेंसिटिविटी तो नहीं है टूथ में, कहीं मसूड़े की तकलीफ तो नहीं है, ओके, पेरियोडोंटल जिसे हम कहते हैं, गम डिजीज तो नहीं है, पायरिया तो नहीं है। करेक्ट। स्पेशली बच्चों में पायरिया जल्दी आ सकता है। हम ये ना माने कि पायरिया 30 या 40 साल में ही आता है। अच्छा। डाउन सिंड्रोम के बच्चे टीन एज पे भी गम्स के इन्फ्लेमेशन या गम डिजीज दिखा सकते हैं। Right. तो हमें वो बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। ओके। एक्स्ट्रा ऑरल कॉजेज़ को एक टीम होती है जिसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं और भी बिहेवियर थेरेपिस्ट जो उसको केटर करते हैं। लेकिन Right. अगर ओरल रीज़न है तो उसमें डेंटिस्ट क्या बाइट तो इशू नहीं है, ऊपर के दांत नीचे से कैसे मिल रहे हैं, माल ऑक्लूशन, अलाइनमेंट उनका कैसे, अलाइनमेंट ऑफ टीथ, क्या वो रीज़न तो नहीं है, क्या उसमें इंटरफेरेंस तो नहीं आ रहे, या किसी टूथ में सेंसिटिविटी तो नहीं है। सो ऐसे रीजंस को हम डायग्नोज करते हैं और वो पेरेंट्स को बताते हैं। ओके। अक्सर मैंने जो सुना है या हमारी सोसाइटी में ये फैला हुआ है कि बच्चे टीथ ग्राइंडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें किसी चीज़ की कमी होती है। डू यू थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ एनी डेफिशिएंसी कि वो ग्राइंडिंग करते हैं? तो मैम ये एविडेंस बेस नहीं है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। जनरली ये माना जाता है कि पेट में अगर वॉर्म्स हो गए हैं तो बच्चे ग्राइंड करते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों का वो देखें कि अगर वो रेगुलर तौर पे पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो 12 साल तक रेगुलर डीवॉर्मिंग दी जाती है। करेक्ट। तो वो उस रीज़न का साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बट येस, ब्रक्सिज्म और एंजाइटी का बहुत बड़ा लिंक है। अगर बच्चा एंशियस है, कोई भी हम बच्चे को कोई टास्क देते हैं, वो उसके बियॉन्ड है, वो अगर वो नहीं कर पाता तो वो कैसे उसको एक्सप्रेस करेगा। इफ द चाइल्ड इज नॉन वर्बल और चाइल्ड को नहीं मालूम कि मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूं, या तो वो टीथ ग्राइंड करेगा या फिर वो कोई ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट कर लेगा जैसे स्टिमिंग। करेक्ट। जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा स्ट्रेस में है। राइट। सो
ब्रक्सिज्म या ग्राइंडिंग का रीज़न ओरल एंड एक्स्ट्रा ओरल दोनों हो दोनों या, और इसमें एक टीम वर्क ज़रूरी है जिसमें पेरेंट्स, थेरेपिस्ट, डेंटिस्ट सब इन्वॉल्व होते हैं एंड इट कैन बी टेकन केयर ऑफ। ऐसा नहीं है कि बच्चे इससे ग्रो आउट नहीं होते, हाँ, होते हैं, बहुत अच्छे से होते हैं, बिकॉज ब्रक्सिज्म इज समथिंग विच इज़ प्रोग्रेसिव। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो ये एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, इसलिए इसको रोकना ज़रूरी है। राइट। मैम, आपने छोटे बच्चों में पायरिया की भी बात करी, क्या रीज़न है छोटे बच्चों में पायरिया हो जाता है? ओके, सो अगर हम लास्ट डिकेड का देखें और आज का देखें तो जब हम बच्चे थे मुझे शायद ही याद होगा कि मेरे घर में ब्रेड आई होगी। होम कुक्ड फूड, लोकल फूड, सीजनल फूड, यही हम लोग खाते थे। करेक्ट। आजकल इतनी कनेक्टिविटी है, आपको 12 महीने कोई भी फ्रूट मिलता है। करेक्ट। जंक फूड और रेडिली फर्मेंटेबल फूड तो जैसे ना आपको बिल्कुल आपने बटन दबाया और ऑर्डर, ब्लिंकिट हो गया। ब्लिंकिट हो गया। तो ये जो हमारा डाइटरी पैटर्न बदल गया है ना, उसकी वजह वो बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि देखो, आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे, चबाने वाला फूड और एक सॉफ्ट फूड जिसको हम नहीं चबाते, जब हम खाने को नहीं चबाते तो हमारे माउथ में सलाइवा इतना प्रोड्यूस नहीं होता। करेक्ट। खाना चिपकता ही है। हाँ, हम ये मैस्टिकेटरी मसल यूज नहीं करते। करेक्ट। जब हम ये यूज करेंगे ही नहीं तो सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होगा। सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो सिग्नल जाना चाहिए गट में, राइट, कि खाना आ रहा है, आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड, आई हैव टू सीक्रेट द जूसेस, प्रॉपर नहीं होता। So that's why they say the whole, once you have a food, once you have a fibrous food, the whole system is activated. Right. हम किस तरह का खाना खा रहे हैं उस पे बहुत कुछ निर्भर है। Correct. अब हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो एक जेनेटिक फैक्टर है डाउन सिंड्रोम का जो कि बच्चों को प्रीडिस्पोज करता है गम डिजीज के लिए। ये देखा गया है कि डाउन सिंड्रोम के बच्चों में ज़्यादा गम डिजीज़ है, ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए उनकी ब्रशिंग का, ओरल हाइजीन का, उसकी डाइट का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। राइट। एंड रेगुलर चेकअप्स विद द डेंटिस्ट इज़ अ मस्ट। चेकअप डजंट मीन कि डेंटिस्ट कोई प्रोसीजर करेगा ही करेगा। हाँ, डेंटिस्ट आपको कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले गाइड करेगा ताकि वो प्रॉब्लम हो ही ना, और अगर वो प्रॉब्लम छोटी है तो उसको वहीं पे रोक दिया जाए। राइट। सो अभी हमने समझा कि क्यों इम्पोर्टेंस है और अर्ली इंटरवेंशन की क्या इम्पोर्टेंस है। बट मैम, मैं देख रही हूँ आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग ब्रशेज़ हैं, तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब पेरेंट्स को पता चल जाए कि एक्ट अर्ली, देन हाउ टू एक्ट अर्ली, यानी कि क्या राइट टेक्निक्स होनी चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो मैम प्लीज़ थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए। सो ये टूथ मॉडल है जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑब्वियसली हमारे ऊपर की आर्च को, मैक्सिला, और ये मैंडिबल, राइट। आप कैसे ब्रश करते हैं? ऐसे, जनरली ऐसे ही दिखाया जाता है। करेक्ट। एड्स में भी ऐसे ही दिखाया जाता है। करेक्ट। इवन आई हैव सीन सो मेनी वीडियोज, हाँ, उसमें कैसे दिखाते हैं ब्रश, हम ऐसे ब्रश कर रहे हैं। हाँ, ब्रश करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक नहीं है। दिस इज नॉट द करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक। करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक में हमारा जो ब्रश है, इट शुड गो अलोंग द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द टूथ। तो हम क्या करते हैं, ब्रश को रखते हैं गम्स पे एट एन एंगल, ओके, एंड वी प्रेस इट डाउन। वी यूज द होल मोशन ऑफ रोटेशन। ये रोटेशन आपकी रिस्ट और एल्बो, ये पूरा मसल यूज होता है। वी आर नॉट पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर, but this should be the movement up and down, right. Similarly for lower, नीचे के दांतों के लिए it should go. So एक simple है, अगर हम मॉडल भी यूज नहीं करते, imagine these are your teeth, okay, upper, these are your gums, so go from gums to teeth. Imagine these are lower one, gums to teeth, नीचे से ऊपर, yes, और ऊपर से नीचे, yes. So very simple simile for a demonstration. And for the teeth, जो इनके chewing surfaces है, जहाँ से हम चबाते हैं, वहाँ पे आप to and fro करेंगे, अच्छा, rigorously. Okay. अब बात आती है सिलेक्शन ऑफ ब्रश की। मैं एडवाइस करती हूँ हमेशा सॉफ्ट ब्रश लेना। ओके,
सॉफ्ट ब्रश दे आर वेरी जेंटल ऑन योर गम्स पे बहुत जेंटल रहते हैं, तो गम रिसेशन का चांस कम हो जाता है। ओके। और सॉफ्ट ब्रश अगर आप बच्चों को देंगे तो वो अगर ज़्यादा भी प्रेशर लगाएंगे तो इनेमल इरोड नहीं होगा, इनेमल पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। एंड दिस शुड बी द, अगर हम ऐसे करेंगे तो ये तो गम रिसेशन कर देगा और इसका कोई फायदा नहीं है। ओके। दिस ब्रशिंग टेक्निक इज नॉट गुड। तो जो अंदर के पीछे की तरफ के दांत है मैम, उनको हम अंदर से कैसे क्लीन करते हैं? सबसे पहले हमारा सिलेक्शन ऑफ ब्रश, अगर बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार पेरेंट्स का आता है कि मैम आगे के तो करा लेते हैं, हाँ. पीछे के नहीं कराते। That's why I asked this question. सिलेक्शन ऑफ ब्रश पे बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. आपके पास 2 ब्रश हैं, आप इनके हेड साइज को देखें, अगर Okay. ये बड़ा है ये छोटा है, हाँ. आपको क्या लगता है बच्चा कौन सा अलाउ करा देगा? छोटा वाला। छोटा वाला। क्योंकि ये इजी है मैनिपुलेट करना। करेक्ट। तो क्या हम ब्रश का सिलेक्शन ऐसा कर सकते हैं कि वो आराम से अंदर जा सके? राइट। और जब हम ब्रश कराते हैं तो हम इसको बहुत रिट्रैक्ट नहीं करते, बिकॉज ये अगर मसल टेंस हो गई तो वो अलाउ नहीं करता, तो थोड़ा सा उसको लूज छोड़ते हैं। ओके। पीछे के दांत जरूर ब्रश करने चाहिए, नहीं तो अक्सर कीड़ा लगता है। हाँ, पीछे के दांतों पीछे में ही शुरू होता है। Correct. आगे के तो हमें दिखते हैं, पीछे के हमें दिखते नहीं हैं। करेक्ट। तो पीछे का भी यही टेक्निक है, ऐसे ही करना है, लेकिन थोड़ा रिलैक्स करके करना है इसको करना, और अंदर से जरूर करना है। अंदर से ही अगर हम नहीं करेंगे तो थोड़े टाइम में हमें यहाँ पे प्लाक येलो लेयर जमने लग जाएगी और वो हमें दिखेगी। ओके। डॉक्टर दीदी, आपने जो ब्रशेस दिखाए हैं, इसके अलावा जो मैं सोच रही हूँ अभी जो पॉपुलर हैं वो हैं इलेक्ट्रिक ब्रशेस, जो दे लाइक यू प्रेस एंड दे आर लाइक they swirl so fast and then children are so lazy they will just keep, वो अपने आप ब्रश करेगा। I know. Is it good? Is it okay to use electrical brushes? मैम बहुत सिलेक्टिव केसेस में इलेक्ट्रिक ब्रशेस का यूज़ रिकमेंड करती हूँ। अच्छा। जनरल पॉपुलेशन में मैं नहीं करती। एडल्ट्स में जैसे आप और हम अगर, मैं जनरली नहीं करती मैम, आई एम ओल्ड स्कूलर, ओल्ड थॉट। जो मैनुअल ब्रशिंग से क्लीनलीनेस होती है, हाँ, मैंने अपने पेशेंट्स में उतनी इलेक्ट्रिक ब्रश से नहीं देखी है। अच्छा। मैनुअल ब्रश जब आप करते हो, हाँ, आप बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेट करते हो। अच्छा, जैसे इससे आप जो आपकी मूवमेंट है, एक तो वो आप कस्टमाइज करते हो। करेक्ट। एक जब आप ब्रशिंग करते हो और मैनुअली करते हो, यू आर माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। हाँ. आपने अभी बोला कि हम लेजी हैं और हम इलेक्ट्रिक, तो हम तो और लेजी बनते जा रहे हैं। ब्लिंकिट क्या कर रहा है? लेजी बना रहा है, हमें और लेजी बना रहा है। हाँ. हमें कहीं नहीं जाना, हमें ग्रोसरीज लेने भी नहीं जाना, हाँ. हमें खाना बनाने के लिए किचन भी नहीं जाना, सब कुछ तो मिल रहा है। ओके। और जब हम बात करते हैं स्पेशल नीड की, तो हम इतने साल थेरेपीज में लगा के हैंड आई कोऑर्डिनेशन सिखाते हैं, राइटिंग सिखाते हैं, करेक्ट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेविटी हम उनको राइटिंग सिखाते हैं, करेक्ट, डिफरेंट टेक्सचर्स देके, कभी चॉक दिया, कभी पेन दिया, कभी पेंसिल दिया। सो ये तो ऑटोमेटिक है। करेक्ट। राइटिंग तो शायद वो जीवन भर ना करे, वो शायद टाइपिंग करे, पर ब्रशिंग तो इज अ लाइफ लॉन्ग स्किल। अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे इलेक्ट्रिक से, तो मुझे लगता है हमने बच्चों से बहुत सारी चीज़ें छीन ली है। करेक्ट। तो आई डोंट रिकमेंड अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ लिमिटेशन। हैंड में डेक्सटेरिटी इतनी नहीं है, लाइक सेरेब्रल पाल्सी, उसके जनरली अगर हम देखे जाए तो इलेक्ट्रिक ब्रशेस आए भी उन्हीं के लिए थे। राइट। उनको ओरल हाइजीन एड की ओरल हाइजीन उनकी बेटर हो जाए, एटलीस्ट समथिंग इज देयर देन नथिंग। करेक्ट। अगर ये नहीं तो एटलीस्ट दे कैन डू द इलेक्ट्रिक। हाँ, बट वो फैट बन गया अब। करेक्ट। या सो उनमें मैं स्टिल एडवाइस करूँगी कि आप करें, बट स्टिल पेरेंटल सुपरविजन के अंडर ही। डॉक्टर निधि, क्योंकि हम स्पेशल नीड बच्चों की बात कर रहे हैं, एक सेगमेंट बच्चों का ऐसा भी आता है जिनको सेंसरी इश्यूज होते हैं। स्पेशली आई नो लॉट ऑफ फैमिलीज जो हमको ये बोलते हैं, जब हम ओरल मोटर एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, स्पेशली स्पीच डेवलपमेंट में, कि मैम हम सब कुछ करा सकते हैं लेकिन ये ब्रश को देखते ही रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दे हैव दो
दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स इट और उनको सेंसरी इंटीग्रेशन इश्यूज हैं, इन केसेस में हम फैमिलीज को क्या गाइड कर सकते हैं? ओके, सो इसको मैं दो चीज़ों में डिवाइड करूँगी। एक सेंसरी सेंसिटिविटी जो कि जनरलाइज्ड है, राइट, पूरी बॉडी में ही है कि बच्चा कपड़ा कुछ ही टेक्सचर्स पहनता है, हाँ, राइट, कॉम नहीं कराने देता, यस, उसके साथ फिर ब्रश नहीं कराने देता, फिर ऑडिटरी सेंसिटिविटी है, लाउड नॉइजेस को वो नहीं टॉलरेट करता है। अगर ये जनरलाइज सेंसिटिविटी है तो ओरल सेंसिटिविटी इसका एक पार्ट है, करेक्ट। और जब हम सेंसरी इंटीग्रेशन करते हैं तो हम पूरी बॉडी के साथ ओरल एपरेटस का भी ध्यान रखते हैं। सो ऐसा नहीं कि हमने पूरे बच्चे को पूरी तरह डिसेंसिटाइज कर दिया, ब्रशिंग किया, हमने ब्रशिंग प्रोटोकॉल किया, कंप्रेस किए जॉइंट, सब कुछ किया, बट ओरल छोड़ दिया। तो वो जो डिसेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है या सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोग्राम कहते हैं, उसमें ओरल भी इंक्लूड होना चाहिए। Correct. वो हम एक्सक्लूड हो जाता है कई बार। एक वो रीज़न है। सेकंड, क्या आइसोलेटेड ओरल सेंसिटिविटी है, राइट, सब कुछ ठीक है लेकिन ब्रश नहीं। हाँ, तो एक चीज़ है कि प्रॉब्लम माउथ में है, सेकंड चीज़ है क्या मेरी ब्रशिंग टेक्निक में प्रॉब्लम है, थर्ड क्या मेरे ब्रश में प्रॉब्लम है, करेक्ट, ओके, फोर्थ क्या मैं वो जो बिहेवियर बच्चे ने अडॉप्ट किया है, फियर, एंजाइटी, फाइट एंड फ्लाइट, देख के क्या वो ट्रिगर हो जाती है द मोमेंट आई से ब्रश। नेक्स्ट, क्या मैंने उसका विजुअल कैलेंडर बना के उसको रूटीन में डाला है, या ये एक ओकेजनल है, 3 दिन ब्रश नहीं किया, छोड़ो आज मैं ब्रश करा के देखती हूँ, आज क्यों नहीं करता। अगर हम ये चीज़ों को ब्रेक डाउन करके एक एक करके हम इसको टैकल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इट विल बी अ बिग थिंग, राइट। हम इतने मतलब थेरेपी के सेशन लेके बच्चों को चलाते हैं, Correct. बिठाते हैं, बोलना सिखाते हैं, तो ब्रशिंग भी एक पार्ट ही है। आप अगर उसको एक प्ले वे मेथड में करेंगे, राइट, एंड मोटिवेशन इज द की। बच्चा अगर मोटिवेटेड होता है ना तो ये सेंसरी सेंसिटिविटी तो ऐसे सरपास करता है। Correct. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मैंने सितारे जमी पे देखी अभी मूवी, यस, उसमें कैरेक्टर है गोलू, यस, वो उसको एक फियर डेवलप हो गया नहाने का, हम उसको कह सकते हैं उसको सेंसिटिविटी हो गई, सेंसरी सेंसिटिविटी है ना, हम कह सकते हैं नहाने का। मोटिवेशन क्या था उस क्लिप के अंदर, यू आर द सेवियर, यू कैन, करेक्ट। We have to keep motivating our child. मेरे goosebumps खड़े हो जाते हैं, you know, when I think about those situations कि हम how we can be sensitive and motivate our children, and everything is possible. So instead of nagging, instead of giving instructions, can we handhold our child, become a partner, become a partner in crime, become a partner in joy, right, become a partner in toothbrushing. Can we make it a family activity? Let's brush together, let's put our favorite music, let's put some lights, disco lights. Oh my god. Okay, I'll give you one more trick, which I have done for my neurotypical 4-year-old. How nice. Yeah, so why I got all these colorful brushes, there was a reason. Initially he denied brushing, he doesn't have any sensitivity, he just denied, मुझे नहीं करना। Brushing is, because we are brushing inside, we are going and touching the gums, which is the most sensitive part of our body. Correct. सबसे सेंसिटिव पार्ट है, और आप उसको गलत टच करोगे, गलत ब्रश से करोगे, गलत स्ट्रोक से करोगे तो बच्चा तो बस एक बार और फिर वो कहेगा नहीं, डर जाता है। तो सिलेक्शन ऑफ ब्रश, राइट टेक्निक एंड डिस्पोजल ऑफ द ब्रश एट द राइट टाइम। राइट, उसके फ्रे हो गए हैं ब्रिसल्स, आप फिर भी कराई जा रहे हो, तो वो दांत पे नहीं जा रहे, वो गम्स पे टच कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी है, लेकिन इस पे अगर हम ध्यान दें, टाइमली ध्यान दें, तो सेंसिटिविटी को ये दूर कर देगा और सेंसिटिविटी नहीं होने देगा। बट वी नीड टू ब्रेक इट डाउन। राइट, एट सम टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू टैकल देम। हम केवल ये कह के कि सेंसिटिविटी है नहीं, करेक्ट, हमें उसका रीज़न ढूंढना पड़ेगा, एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट। सो दीज आर 3 colored brushes. So initially he was like मुझे नहीं करना, I don't want this. So we got 3.
and we said, oh, Monday is, this pink color. And we made a chart for him. nice. And we gave him choice of selection. Right. So that, because जब वो choice of selection आता है ना, तो they feel कि ये मेरा है. हाँ. They feel independent. Correct. They feel a sense of accountability. अच्छा, मेरे को choose करना है ना. I want to, like how we make our children responsible for daily chores. उनको एक assign किया. हाँ. कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप बॉटल्स नहीं भरोगे ना, बॉटल्स में पानी नहीं, तो हम तो सब प्यासे रह जाएंगे. करेक्ट. एंड दे फील कि ओ, मेरी वजह से, यू नो, दे बिकम द हीरो ऑफ द होल स्टोरी. दिस इज व्हाट सितारे ज़मीं पे हैज आल्सो शोन, एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ ऑफ आवर चिल्ड्रन. यस. तो उसको जब हमने दिया कि अच्छा तुम सेलेक्ट करो, तो यस्टरडे से ये दे दो, इससे करूँगा. एंड you know, it was so instant, and he took this and put toothpaste. So this is the motivation. Right. What motivates your child? Is it visual intelligence? Is it kinesthetic energy? Is it auditory? Right. Yeah. किससे मोटिवेशन मिल रहा है? इतनी सारी इंटेलिजेंस है. So intelligence is not only IQ and EQ. Yeah. There are so many other intelligence. अगर हम बच्चे का वो देख लेते हैं कि वो किससे ड्रिवन है, कौन सी सेंस से ड्रिवन है, हम उस पर वर्क करें, तो इट कैन क्रिएट मिरेकल्स. राइट. सो डॉक्टर निधि, टेक्निकली जो हमने अब तक समझा है वो ये होता है कि ब्रशिंग इज़ लाइक मॉर्निंग एंड बिफोर बेड टाइम. बट जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत सारी दिन में स्नैकिंग करते हैं, मतलब हर 10-15 मिनट बाद कुछ खा रहे हैं. सो आपके हिसाब से बच्चे को जो ये बीच के इंटरवल्स हैं, इज दिस ओके? कितनी बार आप रेकमेंड करते हैं कि बच्चों में ब्रश करना चाहिए? हाँ, ब्रशिंग तो 2 ही बार करना चाहिए. हम डिनर के बाद रिकमेंड करते हैं. और आप उठते हैं, पानी से कुल्ला कर लीजिए. हमारे आयुर्वेदा में एक निर्जला बासी, हाँ, कि हम जो मुंह में हमारा जो भी सलाइवा है, अगर हम वो अंदर लेते हैं तो वो एनहेंस करता है डाइजेशन को. मैंने अपने बच्चों के साथ ये करना शुरू किया है. मैं उठते उनको ब्रश नहीं कराती. अच्छा. वो देती हूँ, फिर उनको कुछ खाने को देती हूँ. तो जो हमारे स्पेशल नीड बच्चे हैं, हाँ, अगर आप उनको कुछ खाने को देते हो तो ये जो ओरल कैविटी है वो थोड़ी सी डिसेंसिटाइज तो पहले ही हो गई ना. करेक्ट. खाने से. यस. राइट. गुड आइडिया. और उसके बाद आप ब्रशिंग कराइए. स्नैक्स में जो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो बच्चे आते हैं, हम उनकी 21 दिन का डाइटरी पैटर्न चार्ट बनाया है हमने. हाँ. वो जो खाते हैं हम उनसे वो लिखवा लेते हैं. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जितने भी स्नैक्स हैं, मिल्क लिया, कब लिया. डिनर के टाइम बहुत बच्चों को मिल्क लेने की आदत होती है. आपने ब्रश किया नहीं किया, सब कुछ आप एज इट इज़ लिखेंगे. ठीक है. उसके बाद हम उनकी मॉडिफिकेशन करते हैं. राइट. कि ये खाना अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें. अगर आप स्नैकिंग में एक चिप्स दे रहे हैं, हाँ, राइट, क्या हम चिप्स को मुरमुरे और मखाने से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? इट इज़ नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस, इट टेक्स टाइम. बट अगर हम थोड़ा बच्चा बड़ा है और उसको वी बिकम अ टीम, हम समझा सकें तो, और हम भी वो करें. करेक्ट. वी बिकम द रोल मॉडल. ऐसा नहीं कि घर में आपने स्टैक करके रखे हैं 10 तरह के बिस्किट और बच्चे को बोल रहे हो बिस्किट नहीं खाना. हाँ, नहीं. हाँ. बच्चों की तो 6 सेंस होती है, वो तो हमसे भी ज़्यादा परसीव करते हैं. करेक्ट. तो आज की डेट में मेरे घर में ना बिस्किट है, ना नमकीन है, ना चॉकलेट है, ना ओरियो बिस्किट है. तो बच्चे जब मुझे देखेंगे कि मम्मा ये खा रही है, तो नेचुरली बच्चे सब चीज़ हमसे ही सीखते हैं. हम ही रोल मॉडल हैं उनके. करेक्ट. फिर भी बच्चे स्नैकिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, हाँ, तो रिंस कराइए पानी से, कुल्ला कराइए अच्छे से. बार बार ब्रश कराना रिकमेंड नहीं करते हम लोग, क्योंकि इनामल जो है वो भी इरोड होता है बार बार ब्रश करने से. और 2 बार ब्रश किया, दैट इज इनफ. डिनर के बाद, और हम नाश्ते के बाद जनरली रिकमेंड करते हैं. थियरीज चेंज होती रहती है, कोई कहते नहीं सुबह उठ के करो, बट फॉर मी नाश्ता और लंच में जो ब्रेक है दैट इज़ ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. राइट. अगर आप नाश्ते के बाद ब्रश कर लेते हैं तो. राइट. सो आई विल टेक द लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर निधि, कि
अर्ली इंटरवेंशन का ही बात करेंगे। हाउ ऑफन शुड फैमिलीज कम एंड विजिट अ डेंटिस्ट। अपनी रूटीन में वो कैलेंडर में नोट कर लें कि मेरा डेंटल जो विजिट्स हैं, क्योंकि हम पीडियाट्रिशियन के पास तो ले जाते हैं पर आप जैसे स्पेशलिस्ट के पास नहीं लाते। सो वी विल मेक श्योर आज के सेगमेंट से उनको इसकी इम्पोर्टेंस ज़रूर समझ आई होगी। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या इंटरवल होना चाहिए? इज़ इट एज ग्रुप वाइज कि छोटे बच्चों में जल्दी आना है या बड़े बच्चों में? थोड़ा सा वो गाइड कर दीजिए। ओके, सो अगर कोई बच्चा है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है और डेंटिस्ट ने पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म कर दिया, राइट, तो ट्रीटमेंट के बाद हम उनको मेंटेनेंस फेज पे डालते हैं, एक ऑब्जर्वेशन करेक्ट कि अब आज वो ज़ीरो डिजीज़ या ज़ीरो कैविटी स्टेट पे लाके ट्रीटमेंट ख़त्म कर दिया। करेक्ट। उसके बाद डॉक्टर अगर वो स्टिल प्रोन है, स्टिल कि हाँ इसको हो सकता है, तो 3 से 6 महीने में डॉक्टर डेंटिस्ट बोलते हैं आप एक विजिट ज़रूर कीजिए, राइट, ताकि अगर अभी भी कुछ है तो वी कैन सी इट इन अ वेरी इनिशियल स्टेज में देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो कैविटी होती है वो ओवरनाइट नहीं होती, उसको टाइम लगता है। करेक्ट। 3 से 4 महीने 6 महीने लग जाते हैं कैविटी में, और वही आइडियल टाइम है जब आप एक डेंटिस्ट के पास विजिट कर सकते हैं। राइट। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, आप डेंटिस्ट के पास तब नहीं जाओ जब दर्द है, तब तो जाओगे, लेकिन आप अपने बच्चे को तब लेके जाओ जब उसे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फियर नहीं होगा, वो नॉइज ऑफ ड्रिल नहीं होगी। करेक्ट। वो जो विजिट होगी डेंटिस्ट के पास वो बहुत फ्रेंडली होगी एंड इट विल बी नॉन इन्वेजिव, जस्ट अ चेकअप और अ टॉक और अ रेपो बिल्डिंग सेशन और आइस ब्रेकिंग सेशन विद द डेंटिस्ट। करेक्ट। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, बट जनरली वी रिकमेंड 6 in a month, that's a standard. लास्ट में आप अपनी एनजीओ के बारे में भी थोड़ा बताइए, ताकि अगर किसी पेरेंट को सपोर्ट चाहिए, सो वी विल राइट ऑल अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लेकिन फिर भी आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे कि आपकी एनजीओ को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे एसोसिएट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। सो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी। आई हैव अ डॉटर, मेरी खुद की बेटी है आशी एंड शी इज़ गोइंग टू बी 14। उसको डाउन सिंड्रोम है और शी इज़ एक्चुअली द आइडिया बिहाइंड द एनजीओ। हाँ, नाइस। तो हमारी जो एनजीओ है वो स्माइल स्पेशल है, उसका पूरा नाम अभी आशी स्माइल स्पेशल फाउंडेशन है, बट वी से स्माइल स्पेशल। सो वी एक्चुअली टेक केयर and say कि every child deserves a healthy smile. Every child, no matter a neurotypical or a special need. Obviously जो हार्ट है एनजीओ का वो हमारे स्पेशल नीड बच्चों के लिए ही है, उसी के लिए ही ये धड़कता है। एंड वी डू होलिस्टिक काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट्स, डाइटरी मॉडिफिकेशन जो होती है वो करते हैं, एंड बच्चों का ट्रीटमेंट जो भी डेंटल से रिलेटेड है, अगर वो ओपीडी में फिजिबल है तो ओपीडी में, अगर हमें लगता है हमें जनरल एनेस्थीसिया में करना पड़ेगा तो हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। और बहुत सारे अवेयरनेस लेक्चर्स, वेबिनार्स, वर्कशॉप्स, अभी हाल में ही हमने एक टूथ ब्रशिंग के ऊपर वर्कशॉप कंडक्ट की थी। हाउ नाइस। सो मुझे याद है कोरोना में बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरीज आती थी, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमने टूथ ब्रशिंग के ऊपर वर्कशॉप रखी एंड द पेरेंट्स वर कि मैम आज तक ऐसा नहीं हुआ, टूथ ब्रशिंग पे कौन वर्कशॉप रखता है। ट्रू। एंड पेरेंट्स वर बेनिफिटेड इमेंसली। तो मुझे याद है उसमें एक पेरेंट थे जिनके हर सन वाज 20+। अच्छा। एंड उनको बहुत सेंसिटिविटी प्रॉब्लम थी, ब्रश नहीं कराना एंड ऑल। शी सेड मैम जब ये आपकी वर्कशॉप हमने अटेंड की, अब वो च्यू भी करता है, ब्रशिंग भी कराता है। नाइस। सो इस छोटी छोटी बातों पे काम करता है हमारा एनजीओ, और मेजरली अभी डेंटल वर्क ही है। स्माइल कैसे, आप बच्चे को कैसे स्माइल करना, हंसना, चबाना, ये इस पे हम काम कर रहे हैं। हमारी एनजीओ रिसर्च वर्क पे भी बहुत काम करता है। हाल में ही हमने एक पायनियरिंग आर्टिकल पब्लिश किया है डाउन सिंड्रोम पॉपुलेशन पे, जो मुझे लगा था कि शायद जिसकी ज़रूरत है, स्पेशली हमारे इंडियन पॉपुलेशन को। एक बुक लिखी है डाउन सिंड्रोम पे,
डेंटल wow. प्रॉब्लम्स इन डाउन सिंड्रोम। Nice. तो रिसर्च करते हैं, एडवांस टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं और बच्चों को हेल्प करते हैं, जैसे स्लीप एपनिया में। Right. बच्चे हैं मुंह खोल के सोते हैं, हाँ खराटे लेते हैं, नहीं हाँ. सो पाते रात भर। हाँ उससे पूरा दिन उनका इफेक्ट होता है, डे में वो सो जाते हैं, कॉग्निशन इफेक्ट करता है। करेक्ट। तो इस पे हम बहुत काम कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी बच्चों का ट्रीटमेंट किया और बहुत उससे फ़ायदा हुआ है। सो बेसिक से लेके एडवांस्ड ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, अवेयरनेस एंड रिसर्च, इन सब Nice. चीज़ों पे हमारा एनजीओ काम कर रहा है। और हम चाहते हैं और लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स जुड़े हमसे, नाइस। ताकि हम ये काम और कर सकें, हमें और प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले। और हियर मी स्पीक तो जुड़ ही चुका है अब आपके साथ। So with Thank that you. note, thank you so much Thank for you. this valuable information. I hope आज के सेगमेंट से आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला होगा। फिर भी यदि आपके सवाल हो तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। With that note, keep smiling, keep sharing, and God bless.